देखिए, एक होता है इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग। इन्वेस्टमेंट, जो आप इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग सीखने जा रहे हैं, इसकी जनरल एंट्री के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। इन्वेस्टमेंट, तो सबसे पहले जब आप यूएस गैप पढ़ें, चाहे आईएफआरएस पढ़ें, ये इन्वेस्टमेंट सभी जगह एक जैसा ही होता है, इसको समझना है। तो पहला कॉन्सेप्ट हम सीखने जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का क्लासिफिकेशन। देखिए, अगर आपने किसी कंपनी के इक्विटी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं हम, तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है? मतलब आपने उस कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदे हैं। चलो, मैं आपसे सिंपल भाषा में पूछना चाहता हूं, आपने किसी कंपनी की इन्वेस्ट इक्विटी शेयर खरीदे हैं, तो आप जनरल एंट्री क्या करते हैं? आप जनरल एंट्री क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं ना। तो इन्वेस्टमेंट को क्लासिफाई किया जाता है तीन कैटेगरी में, एज पर यूएस गैप एंड आईएफआरएस। पहला होता है कंट्रोल, कि क्या आप उस कंपनी को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल का मतलब होता है जब आपका इन्वेस्टमेंट मोर देन 50%। अगर आपने किसी कंपनी के शेयर मोर देन 50% खरीद रखे हैं, तो आप उसको क्या करेंगे? कंट्रोल मानते हैं। और कंट्रोल के अंदर एक ही चीज होती है, कंसोलिडेशन, जो कि हमारे आईएफआरएस में भी है और यूएसए गैप में भी है। तो सीपीएस सीएमए में दोनों में ये कवर होता है। आने वाले समय में जब कंसोलिडेशन समझाऊंगा तो वहां ये कंसेप्ट आपके पहले से ही क्लियर होगा। तो इन्वेस्टमेंट अगर आपने मोर देन 50% कर रखा है तो कंसोलिडेशन होगा। और सर, अगर हमने इन्वेस्टमेंट लेस देन 50% कर रखा है, लेस देन 50%, तो कंट्रोल तो नहीं है। कंट्रोल नहीं है, ठीक है सर। लेकिन यहां पर हम एक फेयर वैल्यू ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, या एक इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग, इसको बोलते हैं इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंट। मेथड का नाम है इन्वेस्टमेंट मोर देन 50%, इन्वेस्टमेंट लेस देन 50%। तो इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू ऑप्शन या इक्विटी मेथड। अगर आपकी होल्डिंग लेस देन 20% है, 20% से कम है, 20% से कम है, तो आप जनरली इक्विटी की अकाउंटिंग करते हैं फेयर वैल्यू ऑप्शन के थ्रू, FVO, फेयर वैल्यू ऑप्शन। ठीक है सर, फेयर वैल्यू ऑप्शन। ठीक है सर। क्या कहना चाह रहे हैं कि सर, अगर आपने इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंट, फेयर वैल्यू ऑप्शन यानी 20% से कम। लेकिन सर, अगर आप इक्विटी मेथड, तो मोर देन 20%, बट लेस देन 50%। ठीक है, बात समझ में आई? बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर होगा आप सभी को? जी सर। तो फेयर वैल्यू ऑप्शन, इक्विटी मेथड। तो सर, आज हम सबसे पहले फेयर वैल्यू ऑप्शन को समझ रहे हैं। अभी हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है, पहला सेगमेंट है, ऐसा कह लीजिए आप, सेगमेंट नंबर 1, विच इज बेसिकली फेयर वैल्यू ऑप्शन, इसको हम समझना चाहिए। तो अब आप मुझे बताना, फेयर वैल्यू ऑप्शन को समझने के लिए आप रेडी हैं? तो सबसे पहले होगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब जिस डेट पर आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं। लेट से आप एक एमएक्स लिमिटेड है, उसके टोटल 1 लाख शेयर थे, उसमें से आप 15% शेयर को खरीद लेते हैं। तो आप कितने नंबर ऑफ शेयर खरीद रहे हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है आपसे। सर, 15,000 शेयर हमारे पास आ गए,
ठीक है सर, 15,000 शेयर हमने खरीद लिए। अब ये 15,000 जो शेयर हैं, लेट से आपने $12 पर खरीदे हैं, ठीक है, $12। तो जनरल एंट्री क्या होनी चाहिए, मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहता हूं। जनरल एंट्री ऑन, लेट से आपने 1 जनवरी को ये खरीदे थे, क्योंकि जनरल एंट्री सेगमेंट है, तो जनरल एंट्री आपने भी बताना है चैट बॉक्स में। तो सर 15,000 शेयर इंटू 12, तो यहां पर जनरल एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट इन एमएक्स एलटीडी। तो यहां पर मैं 15,000 इंटू 12 कर रहा हूं, और मेरे को यहां पर एक ऑप्शन लिख देना चाहिए, फेयर वैल्यू ऑप्शन। ठीक है, यहां मैंने लिख दिया। टू, कैश कर दूं बेटा, 15,000 इंटू 12, 1,80,000। ठीक है, ये हो गया, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब फेयर वैल्यू ऑप्शन हमने खरीदा कितना था, $12 का। ठीक है, तो अब बैलेंस शीट डेट पर एक वैल्यू आ गई। बैलेंस शीट डेट यानी 31 दिसंबर। मानकर चलो इस शेयर की वैल्यू 12 की जगह $15 हो जाती है, तो हमें एक गेन हो गया या नहीं हो गया? कितने का गेन हो गया? $3 का गेन हो गया, है ना, $3 का। तो एक तरीके से हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट इन एमएक्स लिमिटेड। हम्म, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू $3 से बढ़ गई है, और हमारे पास 15,000 शेयर थे, तो 45,000 हमने यहां लिख दिया। और यहां पर मैं एक इतना लिख देता हूं, फेयर वैल्यू चेंज, है ना, गेन ऑन वेयर, है ना, गेन ऑन फेयर। बात समझ में आ गई आपको? 45,000। तो अब जब बैलेंस शीट पर मुझे इन्वेस्टमेंट दिखाना होगा, मैं कितनी वैल्यू पर दिखाऊंगा? तो सीधा गणित है सर, आपने खरीदा था 180 का प्लस 45। आज मेरी बुक्स में 2,25,000 का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत? ये तो मैंने लेट से एक करंट ईयर में 2025 में बिफोर सेलिंग ऑफ एंट्री कर दी। लेट से नेक्स्ट ईयर 15th फरवरी को मैं इस इन्वेस्टमेंट को सोल्ड कर देता हूं, और वो लेट से $18 पे सेल कर दे। जनरल एंट्री कौन बताएगी? यहां की जनरल एंट्री, 15 फरवरी इन्वेस्टमेंट सोल्ड आउट। तो सर कैश या बैंक? कैश अकाउंट डेबिट इक्वल टू, अब मुझे पता है कि मेरे पास 15,000 शेयर थे, उस पर हमें पूरा ध्यान रखना है। 18 में सोल्ड किया है, तो 18 लिख दिया सर। आज मेरा इन्वेस्टमेंट अब मेरी बुक से चले जा रहा है, तो इन्वेस्टमेंट कितने का चले जा रहा है सर? ये 225 का था ना, ये वाला इन्वेस्टमेंट जो बैलेंस शीट डेट पे था, और बीच का डिफरेंस क्या हो गया? टू गेन ऑन इन्वेस्टमेंट विच इज 272। तो आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस अकाउंटिंग का क्या नाम देंगे आप? फेयर वैल्यू ऑप्शन। इस कहानी का नाम है फेयर वैल्यू ऑप्शन। तो सर कुछ बातें क्या सीखे हम यहां पर? फेयर वैल्यू ऑप्शन, इसका मतलब हमें ईच बैलेंस शीट डेट पर, ईच बैलेंस शीट डेट पर इन्वेस्टमेंट को, इन्वेस्टमेंट को क्या करना पड़ता है? रीवैल्यूएट करना होता है, रीवैल्यूड ऑन
इट मार्केट। गेटिंग माय पॉइंट, यहां आपको बात समझ में आ जाती है। फेयर वैल्यू ऑप्शन में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन इन फ्यूचर में आपको, मेरे पास आपके 4 असाइनमेंट पेंडिंग हो गए। एक हो गया है एआर वाला, एक हो गया है कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला जो अभी आपने प्रीवियस 2 लेक्चर में पढ़ा, और तीसरा आज हो गया फेयर मार्केट वैल्यू ऑप्शन की जनरल एंट्री। ये सारे असाइनमेंट आप मुझे सबमिट करेंगे। चौथा एक और बता रहा हूं, पेरोल टैक्स अकाउंटिंग, ये असाइनमेंट आएंगे आपको आपके मेन करीब। क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट सिर्फ फंडामेंटल पढ़ाना नहीं होता, मेरा ऑब्जेक्ट अलग होता है कि आपको आया है कि नहीं आया। तो आई वांट टू चेक इट आउट कि आप उस काबिल बने हैं या नहीं बने। तो सभी लोगों को ये असाइनमेंट मुझे सबमिट करना होगा। बात समझ में आ गई? अगर आप इसमें लेक्युना रखेंगे, पास नहीं हो पाएंगे, लिख कर ले लेना बेटा। नहीं हो पाएंगे यानी नहीं हो पाएंगे। मैं अपने, मेरी बात पे आपको 100% यकीन करना पड़ेगा। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट हूं। तो ये दोनों एग्जाम अगर मैंने क्रैक करी है तो मेरे को ये अगर चीजें आती हैं तो मैं चाहता हूं कि आपको भी आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम सीखने जा रहे हैं इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग। उसकी भी जनरल एंट्री में आपसे सिखाऊंगा। इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। हाँ, अभी रियलाइज और अनरियलाइज का कॉन्सेप्ट हम वो नेक्स्ट सेगमेंट में सीखेंगे। अभी हमें जनरल एंट्री सीखना है। हमें रियलाइज, ये जो गेन हुआ है ये ओसीआई में जाएगा या पीएनएल में जाएगा, वो एक अलग सेगमेंट है। अभी बच्चों को एंट्री नहीं आ रही, उनको ओसीआई और ये रिवर्सल बता देंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग, चलिए। अब लेट से आपने एमएक्स के 1 लाख शेयर में से 25% शेयर बाय किए। जी सर, कितने बाय किए हैं? 20, रिकॉर्डिंग चल रही है ना। 25% शेयर बाय किए, यानी सर आपने 25,000 शेयर बाय किए हैं। जी सर, 25% शेयर बाय किए हैं। जी सर, बात हमको समझ में आ गई। और लेट से आपने $12 पर एक शेयर को बाय करा है। तो इनिशियल जनरल एंट्री, इनिशियल जर्नल एंट्री, आप लोग बताएंगे इनिशियल जनरल एंट्री क्या होनी चाहिए। वो तो सर सिंपल है, उसमें तो चाहे इक्विटी मेथड हो चाहे फेयर मार्केट वैल्यू मेथड हो, जनरल एंट्री दोनों बुक्स में सेम होती है। पहली एंट्री सेम होती है सर। ठीक है सर। तो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट इक्वल टू 12 × 25,000। ठीक है सर। टू कैश, टू कैश या बैंक जो भी आपकी मर्जी हो लिख दिया करो, है ना। ये हो गया। ये थी सर 1 जनवरी की एंट्री। 1 जनवरी की एंट्री। अब बैलेंस शीट आ गई 31 दिसंबर। ठीक है सर। उस डेट पर मानकर चलिए रेट हो जाता है $15। तो भी आपको फेयर मार्केट वैल्यू पर नहीं लेकर आना है। बात समझ में आती है या नहीं आती है? किसको ये बात समझ में नहीं आई? क्या डिफरेंस है दोनों में, इक्विटी मेथड और फेयर मार्केट वैल्यू मेथड में? सबसे बड़ा डिफरेंट चैट बॉक्स में लिख दो बेटा, अगर आपको पूरा क्लियर हो गया है तो लिख दो कि सर आपने क्या बोला। इक्विटी मेथड में हमें फेयर मार्केट वैल्यू पर लेकर नहीं आना है। ये समझाने के लिए मैंने लिखा, नहीं तो पता चले इक्विटी मेथड में भी आप 12 की चीज को 15। तो सर हम इसको रीवैल्यूड, वी विल नॉट रीवैल्यूड, यहां लिख देता हूं। ये सेकंड एंट्री। अब यहां पर दो नए कॉन्सेप्ट और अराइज हो जाएंगे।
डिविडेंड कॉन्सेप्ट, डिविडेंड कॉन्सेप्ट इन बोथ मेथड, ये मैं आपको समझाने जा रहा हूं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ये आपको डिविडेंड कॉन्सेप्ट इन बोथ मेथड, बोथ मेथड यानी कि एफवीओ और इक्विटी मेथड। अभी आपके पास 25,000 शेयर थे ना, मानकर चलो 25,000 शेयर थे। कंपनी ने लेट से $2 का डिविडेंड दिया है, $2 पर शेयर। चलो जनरल एंट्री बताओ बेटा, कंपनी ने $2 का शेयर डिक्लेयर कर दिया, तो फेयर मार्केट वैल्यू जो डिविडेंड को क्या मान लेता है, इनकम मान लेता है। तो सर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड इनकम। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? ये कौन सी मेथड में इनकम मान लिया जाता है? फेयर मार्केट वैल्यू। अगर डिविडेंड मिलता है तो उसको हम फेयर मार्केट वैल्यू में कंसीडर। क्या डिविडेंड मिलने के कारण हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में किसी प्रकार का कोई चेंज आया है क्या? डिविडेंड मिलने भर के कारण, फटाफट बोलो। नहीं आया। डिविडेंड इनकम थी, पीएनएल में डाल के खत्म कर दी। जयराम जी की भूल जाए बेटा, आगे बढ़े। अगला कॉन्सेप्ट, अब अगर इक्विटी मेथड का लॉजिक ही अलग है। इक्विटी मेथड, सबसे पहले तो इक्विटी मेथड में हम उस कंपनी जिसमें हमने इन्वेस्ट किया था, तो उसको इन्वेस्टी कंपनी बोला जाता है ना। हम इन्वेस्टर हैं और वो कौन सी कंपनी है? इन्वेस्टी। ठीक है, ठीक है, इन्वेस्टी। अब मानकर चलो उस इन्वेस्टी कंपनी ने एक ईयर में 75,000 का प्रॉफिट कमाया। ठीक है, तो आप मुझे बताओ मेरा हिस्सा कितना था उस कंपनी में? मेरा हिस्सा 25% था ना, मैंने लिखा था ना 25%। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस प्रॉफिट का 75% अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ाना है। तो इन्वेस्टमेंट, ये जो ऊपर अपन ने इन्वेस्टमेंट लिखा था ना पहले, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, उसी की वैल्यू को अपन ने और बढ़ा दिया। तो हमारा 25% हिस्सा था, तो उसका, और ये क्योंकि हम उसके इन्वेस्टर, तो हमारी क्या है? इनकम, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। अब मैं आप लोगों के मुख से ये सुनना चाहता हूं, सर ये जो इन्वेस्टी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, अगर हम फेयर वैल्यू मेथड यूज कर रहे होते तो हमें क्या करना चाहिए था? आपको लिखना है। कुछ नहीं करना चाहिए था। फेयर मार्केट वैल्यू मेथड में वो जो सामने वाली कंपनी कमाती है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। फेयर वैल्यू मेथड में तो किससे लेना दे रहा था? जब वो डिविडेंड बांटती है। देखो ये फेयर वैल्यू मेथड, ये इक्विटी मेथड, ये फेयर वैल्यू वाली अकाउंटिंग थी। लेकिन जब अगर वो डिविडेंड बांटेगी, अगर मान के चलो 75 में से कंपनी ने 50,000 का डिविडेंड बांटा होता, क्योंकि हमारा शेयर 25%, तो हमें भी तो कुछ मिलेगा। हमें कितना मिलेगा? कैश अकाउंट डेबिट 25%। टू, टू क्या इनकम मान ले जो डिविडेंड मिला है? माइनस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, यानी कि जब हमने इनकम सामने वाले ने कमाई थी तो हमने हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा दी। जब हमको मिल गया टू इन्वेस्टमेंट,
6250। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, बैलेंस शीट डेट पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी आई? तो सर खरीदा था तो 50,000। जी सर। और उस कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया था उससे प्लस कर दिया, और जो डिविडेंड मिला उसको माइनस कर दिया, 62,000। बात समझ में आ गई? बैलेंस शीट डेट पर इन्वेस्टमेंट। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, क्या आपको फेयर मार्केट वैल्यू ऑप्शन और इक्विटी मेथड में दोनों में क्लियरिटी आ गई है या नहीं आई है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपसे दोनों क्वेश्चन को पूछ लूं और एक असाइनमेंट दे दूं जिसमें आपको साइमल्टेनियसली दोनों एंट्री, बैलेंस शीट वैल्यू सब बताना हो, तो क्या आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? मेरा क्वेश्चन आपसे। तो अगर हम इसका रिकैप करें, एक टेबल बना दें, रिकैप, यहां लिख दें इक्विटी मेथड वर्सेस एफवीओ मेथड, और यहां पर हम एक चार्ट बना लेते हैं, जो आप बताना। ये हमारा हो गया इक्विटी, इक्विटी मेथड, और ये हो गया हमारा एफवीओ मेथड। ठीक है, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर। ठीक है, तो अब सबसे पहले मुझे बताइए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट में क्या होगा? इनिशियल इन्वेस्टमेंट, सर दोनों में जनरल एंट्री सेम होगी, जेई सेम? क्या आप ऐसा मानते हैं? यानी मैं यहां पर लिख दूं इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ये पहला ट्रांजैक्शन मैंने यहां पे लिख दिया। जी सर। कहीं दिक्कत? चल, दूसरा, अगर वो कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है, कौन सी कंपनी? कौन सी कंपनी? इन्वेस्टी। तो एक, क्या फेयर मार्केट वैल्यू में जो उसने प्रॉफिट कमाया उस टाइम कोई जनरल एंट्री होती है क्या? यस और नो? नहीं सर, यहां पर नो जनरल एंट्री, नो, कोई जनरल एंट्री नहीं होती। जी सर। लेकिन इक्विटी मेथड में होती है। हम हमारे इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और मैं ब्रैकेट में अमाउंट डाल दूं, ऑन ऑन परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। इतना समझ जाएंगे, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, क्योंकि मैं तो आपकी प्रैक्टिस भी करवाने वाला हूं, बिना प्रैक्टिस के तो मेरे को मजा नहीं आता। क्योंकि जब तक आप मुझे खुद अपने हाथों से एक्सेल पर एंट्री करके नहीं भेजोगे, मेरे को यकीन ही नहीं आएगा कि आपने कुछ पढ़ा है। इसलिए मुझे चाहिए, आज के सेगमेंट में आपसे पूछूंगा इन्वेस्टी मेथड। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिविडेंड के टाइम, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्या जनरल एंट्री होती है दोनों मेथड में? यस, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट होती है। सर आप लिख दो, इक्विटी मेथड में क्या एंट्री होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को कम कर देते हैं इक्विटी मेथड में। फेयर मार्केट वैल्यू में ये कैश तो डेबिट होगा, लेकिन टू डिविडेंड इनकम। बात समझ में आ गई? तीसरी एंट्री,
बैलेंस शीट डेट पर अगर एफएमवी चेंज होती है, कहां, क्या इक्विटी मेथड में कोई जनरल एंट्री होती है? नो। यहां पर सर यस। अब यहां पर अगर क्या हो सकती है, वो तो डिपेंड करता है, प्रॉफिट हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन चेंज ऑन, है ना, गेन ऑन एफएमवी चेंज। कौन सी मेथड में? फेयर मार्केट वैल्यू में। अगर लॉस होता तो लॉस ऑन एफएमवी चेंज टू इन्वेस्ट। चलिए फर्दर सोल्ड आउट कर देते हैं। सोल्ड करने पे दोनों में जनरल एंट्री होगी सर। यस। और दोनों में जनरल एंट्री सेम होने वाली है। कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, और डिपेंड ऑन, प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट कर देंगे और लॉस हुआ तो डेबिट कर देंगे। अगर लॉस है, लॉस इफ एनी, डेबिट हो जाता है लॉस। और अगर प्रॉफिट हुआ तो टू गेन इफ एनी। अगर आपको ये समझ में आ गया, और शायद इतना कॉम्प्रिहेंसिव, इतनी आसान भाषा में एक साथ 25-30 मिनट में समझाना, लॉजिक आपको समझना है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप लॉजिक को समझ के चलिए, फंडामेंटल कंसेप्ट। तो आपके लिए एक जनरल एंट्री का असाइनमेंट और आ गया है अगला, वो भी लिख देते हैं। असाइनमेंट नंबर जो आपको मिलेगा, ये जो अभी हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे, तो मैं एक तो AR अलाउंसेस वाला, एक पेरोल वाला, एक कैश फ्लो वाला, ये पूरा असाइनमेंट आप मुझे भेजेंगे। और एक आप मुझे भेजेंगे ये वाला, इक्विटी मेथड और फेयर वैल्यू ऑप्शन। ये एक हमारा पूरा असाइनमेंट आपको मिलेगा LMS में। और आपने उसका हर असाइनमेंट के नीचे आपने मुझे जनरल एंट्री भेजना है। कितने बच्चे भेज देंगे अगले हफ्ते तक, मैं आजकल में डाल दूंगा। दोबारा देखना पड़ेगा क्या सर? देखना तो पड़ेगा सर। अब जनरली देखो, मैं IFRS और USCPA USCMA वाले स्टूडेंट को जब पढ़ाता हूं तो मैं इनसे ये बोलता हूं कि देखो, आपका अगर बेसिक्स ही स्ट्रांग नहीं होगा तो आपको कंटेंट समझने में ही दिक्कत आएगी। ये 4-5 महीने 6 महीने की एग्जाम नहीं है। ऐसे पाप ना मैंने किए ना करूंगा कि झूठ बोल दे कि अरे भैया CPA तो एक ही एग्जाम, 4 एग्जाम, बहुत आसानी से पास हो जाएंगे। आप सोचिए कितना कंटेंट हम पढ़ रहे हैं और किस लेवल का नॉलेज एक साथ सारे MCQ घुमा फिरा के आएंगे, सब मिला के मिक्स होकर एग्जाम जब आएगी। सर वो 62-500 कैसे आया? कौन सा 62-500 बेटा? ये 50,000 का 25% उसने डिविडेंड दिया था, तो 50,000 डिविडेंड दिया था, हमारा 25% होल्डिंग है। तो मैंने 25,000 क्यों लिख लिया? 50,000 लिखना पड़ेगा ना। हम्म। ठीक है, 12,500। अच्छा नेक्स्ट सही। ओ, ये 6250 कैसे लिखा था हमने? कई बार बच्चे, हाँ, ये इसकी रिकॉर्डिंग देंगे आपको, अभी जस्ट बता रहे हैं। फिर से रिकेप करा दूं क्या एक बार? इक्विटी मेथड, सर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू P&L, प्रॉफिट कमाया था 75,000, 75,000 का 25%।
ठीक है सर, है ना। हाँ, ये यहाँ पे चेंज होगा। ये मैंने 25,000 लिख लिया, 50,000। ठीक है। 12,000। दिलीप, कौन से कोर्स में एनरोल किया है आपने दिलीप? ये फंडामेंटल की क्लासेस है। पार्ट 2 की तो क्लासेस चल रही हैं। आज भी सुबह क्लास हुई थी जिसमें हमने, आप शायद लाइव क्लास में आते नहीं होंगे, आज हमने यूनिट 1 को फिनिश किया है। और मंगलवार हमारी यूएससीएमए के स्टूडेंट के साथ में मीटिंग है, शाम को 6 बजे। तो उसमें आप आइए। 6 PM, मैंने आज भी बोला था आपको क्लास में आना पड़ेगा बेटा। 6 PM मेंटोर टॉक हमारी है, इसमें आप आइए। आज मैंने पूरा डिस्कशन किया है। 6 PM। ओके जी, आज आप आए नहीं थे इसलिए आपको शायद नहीं पता होगा जी। यस, ये पार्ट 2 के लिए हमारा मेंटोर टॉक सेशन है, ट्यूसडे 6 PM। और हमारी यूएससीपीए की नई बैच शुरू हो रही है 22 से। फार की मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एडवांस बैच। आइए, फारिस की जो क्लासेस हैं, क्या आप, हाँ, एक सेकंड।